बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी बेटा ठीक है, डन है बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट जो क्लास में कवर किया था थोड़ा सा एरिया, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने पहले मीटिंग्स को कवर किया था कि एक तो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट था मीटिंग्स का, ठीक है, कि किस किस्म की मीटिंग्स होती हैं। फिर हमने ये स्टैट्यूटरी मीटिंग, और उसके बाद हमने ये एजीएम, और उसके बाद हमने ईजीएम, ये कवर किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? इसमें कोई इशू तो नहीं था? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है कमीशन का पावर, एससीसीपी का पावर विथ रेस्पेक्ट टू मीटिंग्स। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे फ्लो चार्ट के ज़रिए, तो हमें दोबारा ये बातें इजी हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये है कि कमीशन हैज़ द पावर, ओके, हालांकि कमीशन रेगुलेटर वाला रोल प्ले करती है, मगर यहाँ पे इसके पास एक पावर है। कौन सी पावर है उसके पास? पावर है विथ रेस्पेक्ट टू मीटिंग्स, और वो ये है टू कॉल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इन केस। कौन से केस में? ये देखें, दो केसेस होंगे, एक का ताल्लुक ईजीएम से है और दूसरी का ताल्लुक एजीएम से है। ईजीएम ज़्यादा कॉमन होता है, इस वजह से पहले इसको गो थ्रू करते हैं कि द डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल इन ईजीएम ऑन रिक्विजिशन। अब आपको याद होगा कि ईजीएम को कॉल करने के लिए एक तरीका क्या है, डायरेक्टर्स उसको कॉल करेंगे, और दूसरा तरीका था कि रिक्विजिशनिस्ट कॉल करेंगे, मेंबर्स जो 10% से ज़्यादा होंगे, जिनकी वोटिंग पावर होगी या नंबर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। तो अगर रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्विजिशन दी है तो फिर उसके बाद डायरेक्टर्स को मीटिंग कॉल करनी होती है, और उसके लिए टाइम उनके पास कितना होता है? शाबाश, 30 डेज़। और अगर 30 डेज़ के अंदर वो मीटिंग कॉल नहीं हुई तो फिर रिक्विजिशनिस्ट खुद उसे कॉल करते हैं, और वो कितना टाइम होगा उसका? 90 डेज़। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, मगर इसमें कमीशन कहाँ से आ गया? कमीशन इसलिए आया कि कमीशन भी डायरेक्शन दे सकता है। अब रिक्विजिशन आ चुकी है, और रिक्विजिशन के बाद अगर लेट सपोज कि कंपनी फिर भी ये डायरेक्टर्स उस मीटिंग को कॉल नहीं कर रहे, तो इस केस में कमीशन क्या करेगा? कमीशन डायरेक्शन देगा कि जी ईजीएम को कॉल किया जाए। सही है। और इन केस क्या होगा? डिफ़ॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट केस क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा था एक टाइमलाइन गिवन होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की भी टाइमलाइन है, एजीएम की भी एक टाइमलाइन है। और इस केस में पॉइंट टू नोट कि पावर किस चीज़ का है? कॉल करने का, कॉल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, तो ये पावर कमीशन के पास भी है कि कमीशन ये मीटिंग्स कॉल कर सकती है। ठीक है, आगे जाते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना मल्टीपल सिचुएशंस आ सकती हैं, और सिचुएशंस क्यों आएंगी वो भी समझें। सपोज़ करें वो जो रिक्विजिशनिस्ट वाली बात थी, रिक्विजिशनिस्ट में एक मिसाल लेते हैं हम कि एक बंदा है जिसके पास, अकेले के पास ही कोई 12% वोटिंग पावर था, उसने ईजीएम की रिक्विजिशन दी हुई है, और अकेला बंदा है। ठीक है, मगर चूँकि वोटिंग उसकी रिक्वायर्ड लिमिट के से एक्सीड कर गई है, देयरफॉर वो मीटिंग कॉल करा सकता है। अब हुआ क्या कि उसने जब रिक्विजिशन दी 30 डेज़ के अंदर, डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो खुद ही, चूँकि उसके पास ये पावर है कि खुद ही मीटिंग कॉल कर ले, या फिर वो कमीशन को अप्रोच करे और कमीशन से कहे कि आप डायरेक्शन दें। कमीशन भी डायरेक्शन दे सकता है। अब लेट सपोज कि अगर कमीशन ने डायरेक्शन दिया या उसने खुद मीटिंग कॉल की, तो कोई नहीं आया, वो अकेला था, क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड 10% से ऊपर वोटिंग है, तो रिक्विजिशन वो दे सकता है। रिक्विजिशन इंटरटेन भी हुई, रिक्विजिशन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई।
अब जब वो अकेला उस दिन मीटिंग की जगह पहुंचा जहां पे कमीशन ने या ख़ुद उसने कहा था कि मीटिंग कंडक्ट होगी, तो वो अकेला है। अब मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, मीटिंग प्रोसीड हो सकती है, नहीं हो सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कोरम का, कि एक रिक्वायर्ड कोरम उस दिन नहीं है तो मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। फिर तो इस तरह कभी भी मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो बाकी क्या होंगे, ना आके मीटिंग को फेल कर देंगे कोरम को। तो इसके लिए भी फिर कंपनी लॉ ने एक सिचुएशन रखी है, और वह क्या रखी है कि ऐसे केस में 1 member may be a quorum. 1 member of the company present in person or proxy shall be deemed to constitute the meeting. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोरम की रिक्वायरमेंट को रखा जाएगा तो वो मीटिंग कभी भी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी लोग नहीं आएंगे। और अगर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ईजीएम का? ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट ने कॉल की है और डायरेक्टर ने 30 दिन में उसको कॉल नहीं किया। अब आप सोचेंगे, जब डायरेक्टर ने कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टर उसे अटेंड नहीं करेंगे या नहीं आना चाहते, या वो नहीं है उसके हक में उस ईजीएम को कॉल करने में। तो इसीलिए एक इवेंचुअलिटी हो सकती है कि सिर्फ एक ही बंदा हो मिनिमम, तो उसको ही कोरम कर दिया गया, ठीक है, और वही अकेला बंदा ही कोरम कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और मीटिंग कंडक्ट होगी, और उसके अंदर जो भी फैसले किए जाएंगे वो वैलिड होंगे। फिर आता है कि ये जो मीटिंग कॉल हुई, चूँकि इसमें मीटिंग तो कॉल हुई किसके कहने पे? कमीशन के कहने पे। तो फिर इसमें जो कंपनी है वो तो कॉल नहीं कर रही इस मीटिंग को। बहुत सारे मेंबरान आए मगर बहुत सारे नहीं भी आए। तो ऐसे केस में जो एक्सपेंसेस होंगे वो कहा गया है कि इनकर करेंगे रिक्विजिशनिस्ट। ऑल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सच मीटिंग शैल बी पेड बाय द कंपनी। और रिक्विजिशनिस्ट वाले केस में क्या था? रिक्विजिशनिस्ट पे करेंगे, रिक्विजिशनिस्ट पे करने के बाद फिर रिकवर करेंगे। अब मगर यहाँ जिस की बात हो रही है वो है कमीशन के डायरेक्शन पे। कमीशन ने डायरेक्शन दिया तो कमीशन तो पैसे नहीं लगाएगा ना। इस केस में डायरेक्टर्स को कहा जाएगा कि आप पैसे लगाओ। कौन? कंपनी के पैसे लगेंगे। तो जो बिलिंग होगी वो डायरेक्टली कंपनी को होगी, क्योंकि कमीशन की डायरेक्शन पे ये मीटिंग कॉल की जा रही है। और अगर वायलेशन की जाएगी कंपनी की तरफ से तो उस केस में ये लेवल 3 की पेनल्टी लगती है। कमीशन डायरेक्ट्स दी सेम टू बी रिकवर्ड फ्रॉम। और दूसरा क्या था कि जो डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं उनसे रिकवरी भी कराएगा, कि चूँकि मीटिंग कॉल करने का काम डायरेक्टर्स के ज़िम्मे था, 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं कॉल की रिक्विजिशनिस्ट की सूरत में या एजीएम की सूरत में, तो अब चूँकि डिफ़ॉल्ट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर्स, तो फिर उनके ही सैलरी से ये पैसे काटे जाएंगे, ठीक है। वर अगर वो टाइम पे होती तो कंपनी की तरफ से एक्सपेंस होता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फ्लो चार्ट में हमने जो बात देखी वो ये देखी कि कमीशन के पास भी पावर है कि कमीशन क्या कर सकता है? कमीशन जनरल मीटिंग को कॉल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट की तरफ। इफ़ यू रिमेंबर, जिसको मैंने कहा था कि बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट होगा और इसका ताल्लुक है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसमें वर्ड है सर्विस। अच्छा देखिए, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ नोटिसेस होते हैं जो कि कंपनी के वेरियस मीटिंग्स में उनका तज़किरा होता है। मसलन एक मिसाल ले लें कि हमने कहा था 21 दिन पहले का नोटिस। तो किस चीज़, वो नोटिस क्या है? वो नोटिस है कि मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है और इसमें ये एजेंडा होगा। फिर हमने कहा कि डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स में मसलन अगर आप कहें तो एक आसान सी एग्जांपल क्या थी कि वो जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, वेरियस रिपोर्ट्स, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स में की कैटेगरी में आ जाती हैं। या फिर अगर देखा जाए तो एक हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उसका ड्राफ्ट, ठीक है, या इवन जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है और हम उसको सर्कुलेशन के थ्रू साइन कराना चाहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। तो वेदर किसी रेलेवेंट बंदे तक वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो यहाँ इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए कहा गया है कि सर्विस माना जाएगा। सबसे पहले ये आप कुछ तरीके देख लें, फिर हम उसको सबसे लिंक करेंगे। पहला तरीका क्या है
कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नोटिसेस कैसे की जाती है, अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट की जाती है। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट ये क्या है? अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि उस बंदे ने कहा कि हाँ ये मुझे मिला है। इसका आसान तरीका क्या होता है? पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का मतलब क्या है? अगर कंपनी की तरफ से ये सर्विस की जा रही है तो कंपनी का कोई बंदा गया और जाके उसे रिसीव करवाया और उससे रिसीट ले ली, एक्नॉलेजमेंट ले ली कि हाँ जी ये आपने मुझे डॉक्यूमेंट या नोटिस दे दिया है, इसको क्या कहते हैं? अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। दूसरा क्या है? बाय पोस्ट और कोरियर। बाय पोस्ट और कोरियर का मतलब ये है कि कंपनी ने, अगर ये अगेन देखना ये है कि कौन सर्विस किसको कर रहा है। अगर कंपनी ने, थैंक यू बेटा, अगर कंपनी ने सर्विस की है बाय पोस्ट और कोरियर तो इसका मतलब ये है कि द मोमेंट कंपनी की तरफ से कंप्लीट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंप्लीट एंड करेक्ट एड्रेस लिखा गया लिफाफे पे और वो कोरियर सर्विस को दे दिया गया। अब उसके बाद वो उसको मिलता है नहीं मिलता, ये इरेलीवेंट होगी। बाय पोस्ट और कोरियर लीगल सर्विस मान ली जाती है अगर कंपनी की तरफ से करेक्ट और मुकम्मल एड्रेस लिख के और किसी सर्विस कोरियर कंपनी को, किसी जैसे पाकिस्तान पोस्ट को ये दे दिया गया, तो वो भी सर्विस मानी जाएगी कि कंपनी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। तीसरा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में एक मसलन ईमेल या और जो मेथोडोलॉजी आती है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट को या सर्विस की जाती है, या इन एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। अब देखिए एनी अदर मैनर में कंपनी की तरफ से तो खैर ये नहीं होगा, मगर कमीशन की तरफ से ये ज़रूर होता है अदर मैनर। कमीशन या रजिस्ट्रार की तरफ से जब किसी पे नोटिस या कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि जी ये काम करने से पहले नोटिस दो, तो फिर यहाँ पे आके हम उसको कहते हैं कि जी लास्ट नोन जो एड्रेस होता है जो इस कमीशन के पास होगा, उस नोन एड्रेस पे जो उसके पास लिखवाया गया था, तो उस लास्ट नोन एड्रेस पे जाके दीवार पे, जो फिज़िकल दीवार होगी उस पे जाके नोटिस को पेस्ट कर देना, ये भी एक लीगल सर्विस का तरीका होता है कि जी अगर लेट सपोज के पर्सनल सर्विस की, उसके ज़रिए बंदा नहीं मिला, कोरियर के थ्रू की वो वापस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक की कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ईमेल उसका है भी कि नहीं है, या है तो मिला कि नहीं मिला, तो अब कानून में जो प्री कंडीशन होती है ना कि ये नोटिस दो फिर ये काम करो, तो उस केस में ये अदर मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना हमारा एक लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें ये मेथड लिखा है, फोर्थ मेथड के लास्ट नोन एड्रेस पे जाके उसको पेस्ट कर दिया जाए। चले अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 4 मेथड्स होते हैं। टॉपिक क्या है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस, और उसके 4 मेथड्स होते हैं। पहला क्या है? अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। याद करो इसको। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा? पर्सनल सर्विस, हाथ से जाके दे देना। ठीक है। नंबर 2 क्या है? बाय कोरियर और पोस्ट। नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नंबर 4 क्या है? अदर मीन्स, अदर मैनर। याद हो गया कि सर्विस कैसी होती है सर्विस डॉक्यूमेंट्स की? सर्विस ऑफ documents and notices means delivering the document and notice in the way prescribed or permitted by applicable laws। और वो 4 तरीके थे जो आपने देखा। डिलीवर कैसे करेंगे? इन तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया? चारों मेथड्स क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आप आए सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कमीशन, ऑन कमीशन और रजिस्ट्रार। इन्हीं 4 मेथड्स के ज़रिए आमतौर पे इन 4 मेथड्स में से पहले 3 मेथड कॉमन होते हैं जिसमें कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तक पहुंचाती है? कमीशन और रजिस्ट्रार के पास, इन्हीं मेथड से पहुंचाएगी। फिर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कंपनी भी इन्हीं मेथड से, सेम मेथड से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या नोटिस जो होंगे वो पहुंचाए जाएंगे। और आखिरी क्या है? सर्विस ऑफ नोटिस ऑन मेंबर्स। अब देखिए थोड़ा फ़र्क अगर नोट करें तो जब जिक्र किया गया था कमीशन और रजिस्ट्रार का तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का जिक्र था। ऑन कंपनी भी सिर्फ डॉक्यूमेंट का जिक्र था, नोटिस का नहीं था। क्योंकि नोटिस किस पे सर्व किया जाता है? नोटिस सर्व किया जाता है मेंबर पे, तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑन मेंबर। इस तरीके से आप इन चीज़ों को फ़र्क कर सकते हैं। तो इसमें भी वही मेथड से कितने? वही 4, यानी
अगर वो डॉक्यूमेंट सर्व करना है ऑन रजिस्ट्रार और कमीशन, अगर वो डॉक्यूमेंट सर्व करना है ऑन कंपनी, या अगर वो नोटिस सर्व करना है ऑन द मेंबर, इन सारे केसेस में 4 ही मेथड्स होंगे। पहला अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, दूसरा बाय पोस्ट और कोरियर, तीसरा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और अदर मैनर। ठीक हो गया बेटा, क्लियर? अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, व्हेन नोटिस बाय पोस्ट टू बी डीम्ड इफेक्टिव। बाय पोस्ट या बाय कोरियर कब समझा जाएगा नोटिस के इफेक्टिव था, वाकई भेजा गया। सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड, इफेक्टेड का मतलब है कैरिड आउट बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग, ये देखा आपने, प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्रिपेयरिंग एंड पोस्टिंग अ लेटर कंटेनिंग द नोटिस। बस इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, उसको प्रॉपर एड्रेस कर ले। प्रॉपर एड्रेस का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट और एक्यूरेट हो। दूसरा क्या है, लिफाफे को प्रॉपरली तैयार किया, यानी उस पर स्टैम्प वगैरह जो था, जो पेमेंट होती है वो लगाई और जाके कोरियर या पोस्ट को दे दिया, बस। अब ये रिक्वायरमेंट यानी कंपनी पे इतनी थी। अब हुआ क्या, सपोज करते हैं कि कंपनी के कुछ 400 मेंबर्स हैं, 400 के 400 लिफाफे इस तरीके से डिस्पैच हुए, मगर 50 लिफाफे जो थे वो रिसीव नहीं हुए रेलिवेंट लोगों से, करेक्ट नहीं पहुँचे। अब इस केस में क्या कहेंगे हम कि सर्विस हुई कि नहीं हुई? हम कहेंगे सर्विस हो चुकी है। कितनों पे? सब पे। भाई ये क्या बात हुई, सब पे कैसे हुई? भाई देखें, कंपनी कर क्या सकती है, उस बंदे से पूछते हैं अक्सर कि देखो हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं, तुम्हें किस मेथड से चाहिए? तो उसने खुद पिक किया था, मुझे कोरियर से चाहिए, इस सत्ते पे, इस सत्ते पते पे चाहिए। तो कंपनी उतना ही कर सकती है ना, ठीक है? इसीलिए उसका लिफाफे को कोरियर कंपनी को दे देना, ये कहा जाता है भाई उसने अपना काम पूरा कर दिया, डीम हो चुका है कि ये सर्विस हो चुकी है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ये लीगली हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे और कहा जाएगा ना कि नहीं जब तक कि उसको खुद ना इंश्योर कर लें, तो लोगों को लिफाफे मिलेंगे फिर भी वो डिनाई कर देंगे कि हमें तो नहीं मिला। ठीक है, जिसने प्रॉब्लम करना होगा, चिरांद होगा, तो इसी तरह कहेगा ना। तो इसीलिए कंपनी का ये फिर काम नहीं है कि जाके एक एक से कंफर्मेशन भी ले ले कि आपको मिला कि नहीं मिला। इस केस में क्या होता है, एड्रेस कौन सा होगा मेंबर का? वही एड्रेस जो कि उसने कंपनी के पास रजिस्टर कराया होगा, एट द एड्रेस सप्लाइड बाय हिम टू द कंपनी फॉर गिविंग द नोटिसेस इफ़ ही हैज़ नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन पाकिस्तान, विच मीन्स के सबसे पहले तो उसने अपना जो कंपनी के पास एड्रेस रजिस्टर कराया है तो वो होगा। मसलन अब इसमें एग्जांपल क्या है, एक कंपनी की शेयर होल्डिंग किसी और कंपनी में है, तो जिस कंपनी की शेयर होल्डिंग है, जो कि शेयर्स ओन कर रही है, उसको भी तो नोटिस मिलेगा ना कि जी एजीएम होने वाली है और आप चूँकि मेंबर हैं तो आपकी तरफ से भी कोई आएगा। तो अब वो कहाँ नोटिस भेजा जाएगा? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के पास भेजा जाएगा। कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है। मगर वो कहता है कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का रजिस्टर्ड ऑफिस थोड़ी होता है। तो ऐसे केस में उसने जो कंपनी ने उसने जो एड्रेस सप्लाई किया होगा कंपनी को, उस पर ये नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है कि नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सादा सी बातें हैं, सिंपल सी बातें। नंबर 1, माइंड मैप कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट्स सर्व होते हैं किस पे? रजिस्ट्रार पे और कमीशन पे या कंपनी पे। नोटिस सर्व होता है मेंबर पे, ठीक है। 4 तरीके से। पहला तरीका क्या होता है? सर्व होने का मतलब क्या है? डिलीवर होना। सर्व होने का मतलब क्या है? ये डिलीवर होना, ठीक है। और इसके 4 तरीके क्या हैं? अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी पर्सनली जाके उसको सर्विस देना, पर्सनल सर्विस। सेकंड क्या है? बाय कोरियर और पोस्ट। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ईमेल वगैरह। फोर्थ क्या है? अदर मैनर। ओके, अदर मैनर में मैंने कहा था वो सीआरपीसी मेथड। फिर हमने कहा कि जी जब इंडिविजुअल यानी मेंबर जो होंगे उन पे नोटिस सर्व करेंगे तो उस पर एड्रेस का इशू आएगा, तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस कब होगा? जब शेयर होल्डर कंपनी हो और बाकी लोग हों तो उसका जो एड्रेस गिवन होगा उस पे जाएंगे। अब कोरियर की सूरत में क्लैरिफिकेशन क्या है, कब समझा जाएगा कि इफ़ेक्टिवली वो सर्विस हो गई? जब उसमें प्रॉपरली एड्रेस करके और प्रॉपर लिफाफे को, लेटर को जिसमें वो है नोटिस, उसको प्रॉपरली पोस्ट किया जाएगा, तो प्रिपेयर करके पोस्ट किया जाएगा, तो समझा जाएगा कि ये नोटिस हो गई है। आखिरी चीज़ क्या है? नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है।
और नोटिस इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स, ये दो आखिरी क्लेरिफिकेशन है। A notice may be given by company to a person entitled to share in consequence of death or insolvency of a member. It's the address supplied by the person जो क्लेम कर रहा है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट समझने का है, वो ये है कि अगर कंपनी के पास एक मिस्टर ए अपीयर हो रहा है एज ए मेंबर, मगर मिस्टर ए की डेथ हो गई है और उसके लीगल एयर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे उसका कोई बेटा है, बेटी है, वो आके कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए जब आपका एजीएम होगा ना, आप हमें इस एड्रेस पे नोटिस देंगे, क्योंकि ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है। अब ये तो उनका आपसी ज़ाती मसला होगा ना कि भाई वो शेयर्स किसके हिस्से में आते हैं, क्योंकि देखिए जब इनहेरिटेंस बटेगी तो वो शेयर्स भी तो किसी को मिलेंगे। तो कहते हैं कि वो जब तक, और ये फिर फैसला कोर्ट का होता है, आपको इस चीज़ का शायद इल्म ना हो कि लीगल इनहेरिटेंस ये नहीं होता कि घर बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, जहाँ पे शेयर्स होंगे, जहाँ पे बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो फिर वो कंपनीज और बैंक्स मांगती हैं कोर्ट का ऑर्डर कि कोर्ट से साबित करके आओ कि ये आपके हिस्से में आया था, सलमान के हिस्से में आया था, अली के हिस्से में आया था, या किसी और के हिस्से में आया था, तो वो उससे कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। तो कहते हैं जब तक वो अपने मसले आप हल कर लो तब तक आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ना, आप उसके बेटे हैं, चलो हम उस केस में कंपनी क्या करेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस देगी। एड्रेस वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद देता है, ठीक है कि जी ये देखे ये हमारा है। मगर इसमें सिर्फ केस डेथ का नहीं था, इंसॉल्वेंसी का भी था। अब इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, एक बंदा है जो शेयर होल्डर था कंपनी का, वो हो गया इंसॉल्वेंट, बैंक ने उस पर केस फाइल किया हुआ था, बैंक ने उसको डिक्लेयर करवाया एज इंसॉल्वेंट, और कोर्ट ने फिर ये शेयर्स जो थे उस बैंक को दे दिए कि देखें जो आपका लोन था उसके अगेंस्ट ये आप शेयर्स ले लो। अब ये कंपनी रिसीव करेगी नोटिस फ्रॉम द बैंक, बैंक आएगा इस कंपनी के पास, कहेगा देखें जी जो ए है ना वो आपका शेयर होल्डर तो था, मगर ये देखें कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है और ये कोर्ट ऑर्डर देखें, अब हम इस शेयर के होल्डर से, तो आप हमें इस एड्रेस पे नोटिस सर्व करेंगे। तो वो भी हो सकता है। तो दो केसेस हैं जिसमें इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी मेंबर को नहीं, मेंबर की जगह किसी और को, जैसे डेथ की सूरत में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और इंसॉल्वेंसी की सूरत में क्लेमेंट को वो नोटिस दिया जा सकता है और उसमें कंपनी पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, कंपनी ने गैर कानूनी काम नहीं किया। क्लियर हो गया पॉइंट। और आखिरी चीज़ ये है कि इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, अब देखिए आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि अगर शेयर्स कोई ओन करना चाहता है तो जॉइंट ओनर्स भी हो सकते हैं। मसलन सपोज करें, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, एक शेयर सिर्फ परचेज किया गया, बस जस्ट वन शेयर, और उस वन शेयर को परचेज किया दो लोगों ने, ए और बी ने जॉइंटली परचेज किया, 50-50% उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे। अब इस केस में एक शेयर की ओनरशिप भी उन्हें मेंबर बना देगी और उनको इंटाइटलमेंट मिल जाएगी ताकि वो एजीएम या मीटिंग्स में आ सकें और वोट कर सकें। अब क्या करें, दोनों को नोटिस दिया जाएगा, दोनों मेंबर चूँकि ज्वाइंट हैं कि दोनों आके, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन कर दी लॉ ने कि बाय गिविंग नोटिस टू ज्वाइंट होल्डर्स नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर, जब रजिस्ट्रेशन की जाएगी ऐसे ज्वाइंट होल्डर्स की तो जिसका नाम पहले अपीयर होगा, ठीक है, जिसका नाम पहले अपीयर होगा, करीम या करीम अली या मोहम्मद करीम पहला नाम था, ठीक है, और सलीम खान दूसरा नाम था, ये दोनों ज्वाइंट होल्डर्स हैं, तो सिर्फ एक को नोटिस दिया जाएगा और वो कौन सा होगा, फर्स्ट नेम्ड। नोटिस की बातें क्लियर हो गई बच्चों, इजी है बेटा, बताएं ये चार्ट यूजफुल था, इजी बेटा, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगेन इसका ताल्लुक मीटिंग की कंडक्ट से, वोटिंग और कंडक्ट से, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बहुत यूजफुल चार्ट है। इस चार्ट में हम सबसे पहले क्या कुछ पढ़ेंगे इसको देख लो। वेट इसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम
मीटिंग के नोटिस की फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे कि नोटिस में क्या कुछ होता है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि कंडक्ट ऑफ बिजनेस मीटिंग में करना है तो किस किस में ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है नोटिस के साथ। फिर ये मेंबर्स की पार्टिसिपेशन कैसे होती है और चेयरमैन कौन होता है, ये चीज़ें हमें इस फ्लो चार्ट में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले आते हैं नोटिस की तरफ। अच्छा, अब नोटिस किसका है? मीटिंग का नोटिस है। तो उसमें क्या होगा, किसे ये नोटिस दिया जाता है? सबसे पहले तो मेंबर्स को दिया जाता है, एवरी मेंबर, कंपनी का जो मेंबर होगा उसको नोटिस दिया जाएगा। फिर है एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अ शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और ऑफ अ मेंबर इफ द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नोन टू द कंपनी। अच्छा, अब ये डेथ की सूरत में जो हमने देखा कि जो पर्सन इंटाइटल्ड है, लीगल एयर है, उसको नोटिस दिया जाएगा, मगर कंपनी के इल्म में हो तो ही ये हो पाएगा। और फिर ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर्स को भी ये नोटिस दिया जाता है मीटिंग का, ठीक है, जनरल मीटिंग का नोटिस। तो 3 किस्म के लोगों को ये नोटिस मिलेगा, मेंबर्स को, पर्सन इंटाइटलमेंट को। और इस इंटाइटलमेंट में सिर्फ ये डेथ ही नहीं है, वो हमने देखा था कि अगर इंसॉल्वेंसी में, मगर उसमें कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, तो फिर उस केस में होता क्या है, वो मेंबर बन चुके होते हैं ना, क्योंकि आपके हक में शेयर्स आ गए। तो सेपरेटली उसको यहाँ नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंसॉल्वेंसी में वो जो बैंक होती है वो मेंबर बन जाती है, ठीक है, वो शेयर अब उसके हो गए। और आखिरी है ऑडिटर, ठीक है बेटा, बस अभी नमाज ब्रेक करेंगे शफक। अब इसमें क्या स्पेसिफाई किया जाता है? इसमें स्पेसिफाई किया जाता है प्लेस, डे और आवर। डे और आवर का क्या मतलब है? डे का मतलब है डेट बताएंगे, आवर का मतलब टाइम बताएंगे, और प्लेस का मतलब जगह बताएंगे। मैंने भी एक नोटिस देखा जो कि लिस्टेड कंपनी का था, तो पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में, और उसमें लिखा था कि जी फलानी जगह पे ये होगा। मैं ऐसे ही ये नोटिस देखता रहता हूँ अपने इंटरेस्ट की वजह से, तो मैं कहा यार ये स्कूल में कैसे कर रहे हैं, स्कूल था, ठीक है, वो स्कूल में कर रहे थे इसको। लेट मी चेक, ये देखिए मेरे पास एक पड़ा हुआ है, नोटिस ऑफ EGM, बिजनेस रिकॉर्डर में आया था, मैंने रखा है अपने पास। ये नोटिस है दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड का, और नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और मैंने जैसे कहा था ना कि EOGM भी लिखते हैं, EGM भी लिखते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, मगर आईकेप की बुक चूँकि उसको EGM लिख रही है तो हम भी EGM प्रेफर करेंगे, मगर इसने भी, दाऊद हरक्यूलिस ने भी इसको EOGM लिखा था। काफ़ी सारे EOGM लिखते हैं, और मैंने भी किसी जगह पे EOGM लिखा होगा, ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है। अब सुने ज़रा, ये नोटिस दिया गया है किस तरीके से, इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नोटिस इज हियर बाय गिवन that an extraordinary general meeting of the members of Dawood Hercules Corporation Limited, that is the company, will be held on, सुनिएगा, Wednesday, December 18th, 2024, 3 p.m. 8 Karachi School of Business and Leadership, National Stadium Road, opposite Liaquat National Hospital, Karachi, Sindh, to transact the following business। बिजनेस सिर्फ एक ही था, स्पेशल बिजनेस था बस। और स्पेशल बिजनेस क्या था? टू कंसिडर, अब ये स्पेशल बिजनेस एजेंडा आइटम है, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जो इसके साथ अलग से दी जाती है, टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड टू एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। A statement of material fact pursuant to section 134(3) of the Companies Act is annexed to the notice of the meeting sent to the members। वो जो members के पास घर पे भेजा गया था ना नोटिस, उसके साथ स्टेटमेंट एनेक्स होती है, स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होती, तो मुझे नहीं पता वो स्टेटमेंट क्या थी इसके साथ, ठीक है। देखिए इसने वही चीज़ें बताई ना आपको, क्या कहा कि क्या क्या उसने बताया था, प्लेस, डे और आवर,
ठीक है, ये एक रियल नोटिस है अभी दिसंबर का जो। अच्छा, और आप अगर देखना चाहते हैं तो ये एक और प्रॉक्सी फॉर्म है जो मैंने एक कंपनी का रखा हुआ है। ये 27th एनुअल जनरल मीटिंग है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड का। इन्होंने अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रखा था, तो मैंने अपने शौक की वजह से इसको रख लिया। अच्छा, ये देखें इन्होंने पता है डिज़ाइन कैसे किया होता है प्रॉक्सी, ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी है। इसके पीछे देखेंगे तो ये बिल्कुल लिफाफे की तरह होती है, बस उसको बंद करें, यूँ कर देंगे और अटैच लगा देंगे ना, तो ये लिफाफा बन जाएगा, एड्रेस हो जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, स्टैंप लगानी है, ठीक है, अफिक्स करेक्ट स्टैंप लगाएं और जाके किसी बॉक्स में डाल दें, कंपनी तक आपका प्रॉक्सी पहुंच जाएगा। ये प्रॉक्सी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, ये रियलिस्टिकली रियलिटी में होती हैं। तो प्लेस, टाइम और आवर बता दिया गया ताकि लोग आ सकें। अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, ओके, कौन सा बिजनेस, ट्रांजैक्टेड। इसमें भी हमने देखा कि इसलिए लिखा था कि स्पेशल बिजनेस की स्टेटमेंट होगी। बिजनेस ट्रांजैक्टेड क्या था, हमने जो दाऊद हरक्यूलिस में पढ़ा, नाम चेंज करने को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी वजाहत करेंगे ना कि नाम क्यों चेंज हो रहा है, इसकी क्या वजह है, और क्या होल्डिंग चेंज हो रही है, सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो नोटिस में क्या चीज़ें हमने पढ़ी, गिवन किसको होगा, 3, कौन से 3, शेयर होल्डर, दूसरा लीगल एयर और तीसरा ऑडिटर। स्पेसिफाई करेगा क्या, टाइम, अ प्लेस, डे और आवर। इसके साथ क्या अकम्पनीड होगा, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। इफ एक्सीडेंटली नॉट गिवन और नॉट रिसीव्ड बाय अ मेंबर, द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड। देखिए, ये नोटिस अगर चंद लोगों को, ऐसे नहीं कि सबको ना मिल सके, नहीं, चंद लोगों को ना मिल सके एक्सीडेंटली, हालांकि कंपनी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। ऊपर आप पढ़ चुके हो ना, नोटिस कैसे सर्व करते हैं, उसको कुरियर के थ्रू उन्होंने, उनके पास प्रूफ मौजूद है कि प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रॉपर वे में उन्होंने लिफाफा बना के भेज दिया था। कुरियर भी रेप्यूटेबल कंपनी थी। मगर 10 लोग अपीयर हो गए जो कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या वो जो प्रोसीडिंग्स हुई उस मीटिंग में, क्योंकि उस मीटिंग में कोरम भी पूरा था, बाकी सारी रिक्वायरमेंट भी मौजूद थी, मगर चंद लोगों तक नोटिस नहीं पहुंच सका, तो क्या वो ये क्लेम कर सकते हैं कि जी ये नोटिस मीटिंग ही इलीगल है क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया? तो इसका जवाब है नहीं, मगर बशर्ते कि वो मेंबर्स को नोटिस ना मिल पाना एक्सीडेंटली हो, इंटेंशनल नहीं हो। अगर वो साबित कर देंगे ना कि ये ऑन पर्पस इंटेंशनल है, फिर वो कोर्ट का डिस्क्रेशन हो जाएगा कि मीटिंग को इलीगल करार दे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन स्पेशल बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड एंड व्हेन नॉर्मल बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। ये नॉर्मल बिजनेस क्या है, ये 4 चीज़ें हैं जो आप आगे चल के अभी देखने वाले हो। स्पेसिफिक जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स का फाइनल करना, ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मल एंड स्पेशल, इसमें आपने देखा था कि जब नाम चेंज करने को कौन सा बिजनेस कहा गया था, नाम चेंज करना तो रोज़ नहीं होता ना, तो इसको कहा गया था स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस की सूरत में क्या लिखा है, अब गौर से देखना, ये आ रही हैं 4 चीज़ें, ऑल द बिजनेस एक्सेप्ट 1 2 3 4, बस। अब आप याद करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द बिजनेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, कंसीडरिंग अकाउंट्स, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना। दूसरा डिविडेंड, ये डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब है फाइनल डिविडेंड, क्योंकि मेंबर्स के पास चला गया है ना, तो फाइनल डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड कौन इशू करता है, डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और उनकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करना, और इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बस ये 4 मैटर याद कर लो। ये 4 मैटर क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है, नॉर्मल बिजनेस कहलाता है, ओके। और इसके अलावा हटके कोई भी मैटर क्या कहलाएगा, स्पेशल बिजनेस कहलाएगा, ठीक। तो नॉर्मल बिजनेस का मतलब है ये 4 मैटर, और इससे हटके स्पेशल बिजनेस। तो एजेंडा किसी भी मीटिंग का जब होगा तो देखा जाता है कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, नॉर्मल या स्पेशल। ओनली इन केस ऑफ इलेक्शन, ओनली विच केस, इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स,
ये गौर से देखें। अब पॉइंट मेरा सुनिएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड whenever there is a special business, whenever there is a special business तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना लाजमी है। और इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस जब क्या होगा, डायरेक्टर्स की इलेक्शन और अपॉइंटमेंट होगा, बस इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत है। बाकी 3 मैटर में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है। अकाउंट्स, डिविडेंड और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन की सूरत में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। याद हो गया बेटा? ओके, अब आते हैं पार्टिसिपेशन पे कि मेंबर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। पर्सनली आएंगे खुद, फिजिकली, वीडियो लिंक के थ्रू और प्रॉक्सी के थ्रू, ठीक है। अब ये भी ना वैसे लिस्टेड कंपनी तक महदूद है आजकल, मगर मना नहीं किया गया बाकियों को कि आप नहीं कर सकते। इसमें भी चूँकि अरेंजमेंट करना पड़ता है, इस वजह से सबको फैसिलिटी नहीं दी गई। लीगली तो नहीं दी गई, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को कहा गया है कि आप ही पाबंद होंगे ये वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। मगर अगर अदर दिन लिस्टेड कंपनीज भी ये लिंक प्रोवाइड कर रही हैं तो इसे एक्सेप्टेबल, पाबंद नहीं है। अलबत्ता पाबंदी सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे। तो 3 तरीके होंगे, पर्सनली, वीडियो लिंक और प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसी और मेंबर को जो उस मीटिंग में अटेंड करने जा रहा था उसको कहा कि यार तुम एक काम करना कि अपने लिए भी वोटिंग करना, मेरे लिए भी वोटिंग करना, ठीक है। नॉर्मल तरीका आप प्रॉक्सी का आप पढ़ोगे आगे चल के कि अनदर मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है, स्पेशल केसेस को छोड़ के, ठीक है। और उसका एक फॉर्म जमा करना पड़ता है। अब फॉर्म में क्या होता है, 2 नाम देते हैं, एक और दूसरा। तो पहला नहीं अगर उस दिन आया, हो सकता है ना कि पहला भी एब्सेंट हो जाए, तो फिर दूसरा बंदा होगा प्रॉक्सी। मगर ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट ये एक ही हो सकता है। आप उसमें 2 बंदे देते हो नाम, पहला और दूसरा, तो पहला आपका प्रॉक्सी होगा। अगर वो नहीं पहुंचा तो दूसरा आपका प्रॉक्सी होगा, मगर इंस्ट्रूमेंट एक होगा। मगर ऐसे अगर आपने 2 दे दिए ना इंस्ट्रूमेंट, 2, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट अगर आपने दे दिए तो कैंसिल हो जाएगा, आपका प्रॉक्सी हो ही नहीं पाएगा। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है बच्चा। चेयरमैन कौन होता है? वही बोर्ड का चेयरमैन होगा। इफ़ देयर इज़ नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, या मीटिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट तक वो नहीं आ सका, या अनविलिंग टू एक्ट है, तीनों केसेस में कोई भी डायरेक्टर जो प्रेजेंट होगा वो चेयरमैन होगा मीटिंग का। और अगर डायरेक्टर भी विलिंग नहीं है तो ऐसे केस में मेंबर जो होंगे उनमें से किसी एक को चूज़ किया जाएगा। अब चूज़ करने का तरीका इलेक्शन होगा कि अगर एक से ज़्यादा विलिंग है, या आपस में वो कहेंगे कि चार सलमान भाई तू आ जा, और सलमान भाई विलिंग है, सबने कहा ठीक है, तो फिर सलमान भाई आ जाएंगे। यानी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ही, बोर्ड आपको याद है हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था बोर्ड का स्ट्रक्चर, और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हमने पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनीज में हमेशा कौन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव, और उसी को कहा गया है कि ये जनरल मीटिंग्स को चेयर करेंगे। और अगर वो ना हो, या देर हो जाए उनको 15 मिनट से ज़्यादा, या विलिंग ही ना हो, तो कोई भी डायरेक्टर, बोर्ड का कोई और मेंबर। अच्छा, अगर वो भी विलिंग नहीं है तो फिर मेंबर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें बेटा, बताएं ये चार्ट कितना काम का था, हेल्प मिल रही है ना बेटा? चलें अब नमाज ब्रेक करते हैं बेटा, नमाज ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्लियर? चलो बस 5 मिनट का नमाज ब्रेक कर ले मगरिब का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बेटा, अच्छा बेटा, अब हम आते हैं थोड़ा सा वोट्स के हवाले से बात करेंगे और फिर हम प्रॉक्सी पे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, मीटिंग्स होंगी तो वोटिंग तो होगी ना, ठीक है? मीटिंग है तो उसमें जब भी देखो, मीटिंग का मतलब क्या है, मीटिंग जब होगी बोर्ड की या मीटिंग होगी मेंबर्स की, तो एंड प्रोडक्ट कोई ना कोई डिसीजन होगा, ठीक है? क्या डिसीजन होगा उसमें?
इसी का जो स्पेशल बिजनेस है मैंने ग्रुप में भी अभी शेयर करवा दिया है। दोनों जो चीज़ें मैं आपको शो कर रहा था, अगर आप चाहें तो डीपीटी ग्रुप में ओपन करके देख सकते हैं। तो लिखा है ना, टू कंसिडर इफ़ थॉट फेट टू पास रेजोल्यूशन। तो जब इसका एक्चुअल फैसला होगा ना तो क्या लिखा होगा, रिजॉल्व्ड दैट। पहले बस लिखते इस तरह, रिजॉल्व्ड दैट द नेम ऑफ द कंपनी be changed या is hereby changed from Dawood Hercules Corporation Limited to Angro Holding Limited with effect from, ये रेजोल्यूशन होती है। मगर ये रेजोल्यूशन पास कैसे होगी, कब होगी, उसके लिए वोटिंग। अब वो जो वोटिंग है ना, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, किसके पास कितने वोट्स होंगे, अच्छा फिर इलेक्शन के तरीक़ेकार क्या होता है, ये थोड़ा सा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट टू वोट किसे किसे हासिल होता है और नंबर ऑफ़ वोट्स क्या हैं। अ मेंबर होल्डिंग शेयर्स हैज़ राइट टू कास्ट हिज वोट्स। देखें, अगर आप मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, तो आपके पास राइट टू वोट होगा, अनलेस कि आपका जो टाइप ऑफ शेयर है वो एक ऐसे क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिस क्लास को राइट टू वोट हासिल नहीं था। अच्छा, अब देखिए, इस वक्त तो खैर बड़ा रेयर होगा कि कोई एक ऐसी एग्जांपल मिल सके, मगर किसी ज़माने में प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ करते थे। अब तो नहीं होते ना प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में राइट टू वोट नहीं होता था, आमतौर पर प्रेफरेंस शेयर्स में राइट टू वोट नहीं होता था। तो राइट टू वोट किसे होगा, हर मेंबर को हासिल होगा जिसके पास भी शेयर्स हैं उसके पास, अनलेस एक ऐसे क्लास के वो शेयर्स हों जिसमें राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे। तो आम तौर पे चूँकि इस वक्त जो कंपनीज़ का स्ट्रक्चर है वो शेयर्स इशू ही वो करते हैं जिसमें राइट टू वोट होता है। मैंने अभी तक कोई ऐसा क्लास ऑफ शेयर नहीं देखा जिसमें राइट टू वोट ना हो। मगर कोई मना नहीं है, क्लास मुख्तलिफ क्लास के शेयर्स बनाए जा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस को, अपने मकसद को आगे रखते हुए। अब आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स, नंबर ऑफ़ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स कैसे होंगे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, यानी विदाउट शेयर कैपिटल। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में वो कंपनी भी आ गई जो लिमिटेड बाय गारंटी है, विद शेयर कैपिटल है। ओके, जो विद शेयर कैपिटल कंपनी होंगी सारी इधर आ जाएंगी, विदाउट शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएंगी। विथ शेयर कैपिटल की सूरत में कैसे होगा, एवरी मेंबर शैल हैव द वोट प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एवरी मेंबर शैल हैव वन वोट। एट द टाइम ऑफ वोटिंग फ्रैक्शनल वोट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये पॉइंट ज़रा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आपको यकीनन इस पर क्लियर होंगे, मगर फिर भी मैं इस पर थोड़ी सी क्लियर मतलब चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई एक बच्चा भी क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए कि जब हम कहते हैं ना विथ शेयर कैपिटल, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, विथ शेयर कैपिटल का मतलब पैसा लगा हुआ होगा, विदाउट शेयर कैपिटल का मतलब मेंबर का पैसा नहीं लगा होगा, ठीक है। विदाउट शेयर कैपिटल की एग्जाम्पल क्या है, विदाउट शेयर कैपिटल है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। विदाउट शेयर कैपिटल का मतलब है कि मेंबर्स ने 1 रुपया भी नहीं लगाया हुआ, कंपनी तो बना ली, लिमिटेड बाय गारंटी है। गारंटी क्या होती है, गारंटी होती है कि आई अंडरटेक टू पे सच एंड सच अमाउंट, कब, ओनली व्हेन द कंपनी की होगी क्या, वाइंडिंग अप होगी, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ये मेरी गारंटी है। तो गारंटी में कोई हम पैसे अभी थोड़ी दे रहे होते हैं, तो फिर कंपनी चलती कैसी है इस तरह जब पैसे ही नहीं लगे होते, डोनेशन के ज़रिए, किसी और ज़रिए से, ठीक है। मगर जब पैसे लगाने होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, हालांकि हमें उम्मीद है कि डोनेशन आ जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो लिमिटेड बाय गारंटी ही कंपनी बनानी चाहिए, मगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें फिर भी लगानी पड़ेगी। तो हम कौन सी कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल, ताकि विथ शेयर कैपिटल की वजह से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा दें, फिर तो डोनेशन आता रहेगा ना। तो जब भी पैसे लगेंगे तो विथ शेयर कैपिटल का जो वोटिंग पावर होगा ना, वो आपके पैसे से कनेक्टेड होगा। पैसे का मतलब क्या है कि जितने पर वोट आपको, एक पर शेयर 1 वोट मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट टू नोट,
पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू इसका मतलब अनपेड नहीं होना चाहिए, पेड अप होना चाहिए, पेड अप वैल्यू। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम पहले भी बना चुके हैं कि नॉर्मल वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो वोट्स होंगे वो क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, वो जो डायरेक्टर्स हैं जितनी सीट्स होंगी। तो जितना भी आपके पास, यानी इन अदर वर्ड्स हम अब डिपेंड करते हैं, देखिए ना मिसाल ले लें, अब वो तो डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन था ना, अब सिंपल रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन के लिए जा रहे हैं, कितने वोट्स हासिल होंगे मुझे, तो मुझे जितने पेड अप शेयर्स होंगे उतने वोट्स हासिल होंगे। सपोज मेरे पास 20,000 पेड अप शेयर्स हैं तो 20,000 वोट्स होंगे मेरे पास। अब मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करेंगे क्योंकि 8 डायरेक्टर की इलेक्शन की सूरत में कर रहे थे, नो मल्टीप्लिकेशन। जितना भी वैल्यू आपके पेड अप शेयर्स का है, जितने शेयर्स आपके पास पेड अप हैं, पेड अप अनपेड नहीं, पेड अप, तो उतने आपके पास वोट्स आ जाते हैं। और दूसरे केस में जहाँ पे विदाउट शेयर कैपिटल है तो पर बंदा एक वोट होता है। अच्छा, फिर वोटिंग का रिजल्ट जब निकला तो पता चला कि जी 39,400 15.5 वोट एक तरफ चले गए, 15.5 यानी फ्रैक्शन में है एक वोट। तो क्योंकि वो कैलकुलेशन हुई ना, तो कैलकुलेशन में एक फ्रैक्शन, तो कहते फ्रैक्शनल वोट्स कंसिडर नहीं होते। जब भी वोटिंग होगी तो फुल शेयर काउंट होगा, फुल वोट काउंट होगा। फ्रैक्शनल अगर किसी ने दे दिया है तो वो इग्नोर हो जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं सिंगल मेंबर कंपनी में सब कुछ कैसे होता है। सिंगल मेंबर कंपनी में ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट जो कि सिंगल मेंबर के लिए होंगी वो डीम हो जाती है, एक्चुअल नहीं करना पड़ता, डीम हो जाता है। अब इसमें क्या क्या डीम हो जाता है, जनरल मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का और डायरेक्टर के इलेक्शन का, ये तीनों चीज़ें, इसका कॉलिंग, इसका अप्रूवल और इसका होल्डिंग, सब डीम हो जाएगा कि हो चुका, यानी मीटिंग प्रॉपर्ली कॉल हुई, अप्रूवल भी दे दिए गए, होल्डिंग भी हो गई, और ये सब पे अप्लाई करेगा, तीनों मैटर्स पे अप्लाई करेगा। मगर कब, ये उस वक्त अप्लाई करेगा जब डिसीशन, जो भी डिसीशन था, जनरल मीटिंग का नतीजा क्या था, डिसीजन, हम देखें नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए सिंगल मेंबर कंपनी को क्या करना है, उस बंदे ने खुद फैसला करना है। कहता है वो नाम चेंज करने का या जो भी डिसीजन था, अकाउंट्स अप्रूव करने का, डिविडेंड डिक्लेयर करने का, जो भी मैटर था, उस डिसीजन को अगर रिकॉर्ड किया गया है रेलेवेंट बुक्स में, मिनट्स, जो मिनट्स होते हैं ना, मिनट्स की बुक प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया, तो दैट इज सफिशिएंट, बस। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑल दैट अ सिंगल मेंबर हैज़ टू डू इज टू रिकॉर्ड द डिसीजन प्रॉपरली। उसने जैसे ही रेलेवेंट मिनट्स की बुक में ये रिकॉर्ड कर लिया जो भी फैसला था, तो समझा जाएगा कि ये मीटिंग्स हो गई, समझा जाएगा कि इलेक्शन हो गया। जिस भी पर्पज़ के लिए वो एंट्री करेगा तो डीम हो जाएगी। साइंड बाय, एक तो प्रॉपर एंट्री की हो उसने, एंड साइंड बाय जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके, वो सोल मेंबर या वही सोल डायरेक्टर ही होता है। मगर अगर जनरल मीटिंग के लिए है तो सोल मेंबर कहलाएगा, और बोर्ड मीटिंग के लिए है तो सोल डायरेक्टर कहलाएगा। ये उसने प्रॉपर साइन किए हों और एंट्री की हो। सिंपली अगर कहा जाए सिंगल मेंबर के लिए, तो सिंगल मेंबर की जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स और इलेक्शंस डीम हो जाते हैं सारा। और डीम होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मिनट्स की बुक में प्रॉपर एंट्री और डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर सिग्नेचर बाय दी मेंबर, सोल डायरेक्टर। क्लियर है बेटा? ओके, अब हम आते हैं शो ऑफ हैंड्स की तरफ और थोड़ा सा डिटेल्स की तरफ। देखिए नॉर्मली जब मीटिंग होगी ना, तो मीटिंग में दो तरीके से ये वोट कास्ट हो सकते हैं। एक वोट कास्ट करने का तरीका है शो ऑफ हैंड्स, दूसरा तरीका है बाय पोलिंग। जब हम इलेक्शन देखते हैं, नेशनल इलेक्शन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए या नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के लिए, तो आपने जो पोलिंग देखी होगी टीवी पे, उसमें वो नॉर्मली क्या करते हैं, एक बैलेट पेपर होता है और उस बैलेट पेपर पे सारे लोगों की, जो भी कंटेस्टेंट हैं, उनकी तस्वीरें और उनका
इंतखाबी निशान होता है, उसको वो लेके जाते हैं, एक डिब्बे में खड़े होकर सीक्रेटली ठप्पा लगाते हैं, फिर उसको, इस प्रोसेस को पोल कहा जाता है, पोलिंग, इसको पोल कहते हैं, ये भी होता है। तो दो तरीके क्या हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय पोल, ठीक है। वोट कैसे कास्ट होते हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय पोल। नॉर्मल मेथड, ऑर्डिनरी मेथड जो होता है ना, बाय शो ऑफ हैंड्स होता है। अब बाय शो ऑफ हैंड्स का मतलब है मीटिंग चल रही है, मिसाल ले ले कि बड़ी कंपनी है, 300 मेंबर हैं, और चेयर, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो उसको चेयर कर रहे हैं, प्रिजाइड कर रहे हैं। अब सामने एक रेजोल्यूशन पेश की गई है नाम चेंज करने की। अब उन्होंने कहा हाँ जी, जो इसके हक में है वो अपना हाथ ऊपर करे, वो गिनना शुरू करेगा। अच्छा भी हाथ तो है मगर बंदे थोड़ी गिनते हैं, वोट्स गिनते हैं, वोट्स। तो हमें पता है ना कि अच्छा सलीम भाई हैं, अच्छा सलीम भाई आप हक में हो, जी मैं हक में हूँ, ठीक है। तो सलीम भाई के 20,000 वोट्स हैं, तो सलीम के सामने 20,000 वोट्स उसके हक में आ गए। आपको याद है ना कि वोट्स की तादाद कितनी होगी, अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ शेयर्स जो पेड अप होंगे। तो वो शेयर जो होगा ना, इस तरह शो ऑफ हैंड से वो एंट्री करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेगा कि जी मैंने जो काउंट किया उसके हिसाब से 83% वोट्स पड़े हैं इसके हक में, और इस वजह से ये रेजोल्यूशन पास मानी जाती है। तो द मोमेंट वो डिक्लेयर करेगा ना 83, या कहेगा ना कंसेंसस से 100% वोट इसके हक में पड़े, तो उसका फैसला फाइनल है, उसका फैसला फाइनल है भाई, आप उसको चैलेंज नहीं करोगे। हाँ चैलेंज कर सकते हो, ये कोई हर्फ आखिर नहीं है, मगर नॉर्मली कंपनी के चूँकि बिजनेस चलता रहे, कंपनी के मैटर्स जो हैं वो रुकावट का शिकार ना हो, इस वजह से चेयर जो होता है ना, उसे ज़रा ये पावर दी गई है कि वो काउंटिंग उसकी मानी जाएगी, उसकी डिक्लेरेशन को माना जाएगा, ठीक है। हाँ अलबत्ता जब उसे खुद ही, चेयर को खुद या मेंबर्स में से जिसके पास वही 10% की रिक्वायरमेंट थी, उसको लगा कि नहीं ये वोटिंग सही से काउंट नहीं होगी, बाय शो ऑफ हैंड्स जो होगा डिस्प्यूट हो जाएगा, तो फिर ऐसे केस में वो बाय पोल की तरफ चले जाते हैं, फिर पोलिंग के लिए अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है। नाउ गो थ्रू करते हैं कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है। इफ पोल इज नॉट डिमांडेड, if poll is not demanded, then resolution put to the vote of the meeting be decided on show of hands। इसका मतलब क्या है कि पोल डिमांड करना पड़ता है, पोल मिलता नहीं है, पोल डिमांड करना पड़ेगा। अगर आपने मेंबर ने डिमांड नहीं किया ना, तो रेजोल्यूशन को शो ऑफ हैंड्स, इसका मतलब नॉर्मल मेथड क्या है, शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स, ओके। और पोल डिमांड करना पड़ेगा, नहीं डिमांड किया शो ऑफ हैंड्स से फैसला हो जाएगा। और यही शो ऑफ हैंड्स इज कंक्लूसिव एविडेंस, देखा कंक्लूसिव एविडेंस, नो फर्दर एविडेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ द फैक्ट विदाउट प्रूफ ऑफ द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। यानी कि जो फैसला हुआ वो फाइनल हो जाएगा, और एन एंट्री in respect of such declaration in the minutes conclusive evidence है कि ये काम हुआ था, which means कि अगर शो ऑफ हैंड्स का जो फैसला होगा आप उसको डिस्प्यूट कर रहे हो तो दिन क्या करो, अगर शो ऑफ हैंड्स को आप डिस्प्यूट कर रहे हो तो पोल डिमांड कर लो, और अगर पोल भी डिमांड नहीं करेंगे फिर ये कंक्लूसिव बात हो गई कि फैसला हो गया। डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन दैट द रेजोल्यूशन हैज़ और हैज़ नॉट, जो भी उसका फैसला है, हैज़ बीन पास्ड या पास्ड यूनेनिमसली और बाय पर्टिकुलर मेजॉरिटी मानी जाएगी। विच मीन्स के जो चेयर है उसका फैसला नंबर 1 वो जो कहेगा ना कि भाई रेजोल्यूशन पास या रेजोल्यूशन नॉट पास्ड माना जाएगा, या यूनेनिमसली पास्ड या 83% से पास, जो भी परसेंटेज वो बताएगा माना जाएगा, अनलेस क्या किया जाए, पोल डिमांड किया जाए कि नहीं भाई हम पोल डिमांड कर रहे हैं, और पोल डिमांड करने की सूरत में फिर पोल को कंडक्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो बाय शो ऑफ हैंड्स नॉर्मली ऑर्डिनरी मेथड क्या होता है, बाय शो ऑफ हैंड्स होता है, और बाय शो ऑफ हैंड्स का मतलब है फिर चेयर की बात सुनी जाएगी, चेयर की बात मानी जाएगी, अनलेस क्या हो, पोल डिमांड किया जाए। अब पोल की बात आ रही है, डिमांड फॉर पोल
क्या लिखा है, मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द मेंबर हु मेड द डिमांड। ये नहीं है कि डिमांड कर दी तो लाजमन है, नहीं, जब चाहे विथड्रॉएबल है। मे बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयर खुद ऑफ द मीटिंग ऑफ हिज ओन मोशन, यानी वो खुद चाहे तो ये फैसला कर सकता है कि इस दफ़ा हम जो रेजोल्यूशन है वो पुट टू वोट करेंगे थ्रू पोल, या ऑर्डर टू बी टेकन ऑन बिहाफ बाय द मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन वही 1/10 ऑफ दी, यानी कम से कम भी 1/10 अगर आपके पास वोटिंग पावर है तो फिर आप डिमांड कर सकते हो क्या, पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट। क्लियर हो गई बात? यानी कि ऑर्डिनरीली जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो शो ऑफ हैंड से पास होती हैं, चेयर के पास पावर आ जाती है, वो उसको काउंट करके कहेगा कि ये पास है या नॉट पास है तो यूनानिमसली है या किस परसेंटेज से। मगर अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल डिमांड होने की टाइमिंग क्या हो सकती है, वो वोटिंग से पहले भी हो सकती है, वोटिंग के बाद भी हो सकती है। वो बंदा चेयरमैन खुद भी कर सकता है और 10% से ऊपर वाले शेयर होल्डर भी कर सकते हैं। और जब पोल डिमांड हो जाएगा तो सीक्रेट बैलेट से होगा। अब सीक्रेट बैलेट में क्या होगा, वो रेजोल्यूशन अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये एक ही नहीं होगा, अच्छा जी चलो वोट गिनो, नहीं। अब क्या होगा, उसके लिए कुछ पेपर बनेंगे, कोई बैलेट बनेगा, उसमें लिखा होगा रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन है इस पे वोट है, और आप मेंबर को मिलेगा, मेंबर जाएगा और उस पर या तो साइन करेगा, ठप्पा लगाएगा, जो भी इसका चेयरमैन तरीका करेगा, फिर वो वोट आएगा और डिब्बे में डालेंगे, फिर आखिर में वो गिनेंगे कि देखो अच्छा जी गिनो, क्योंकि सीक्रेट होता है, पता नहीं किसने किसको वोट दिया। तो इस केस में वोटिंग कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे। कौन से, प्रेजेंट इन पर्सन, वीडियो लिंक और प्रॉक्सी वाले, ये सारे तरीके से ये इसको पोल को कॉल कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर क्या टाइम ऑफ टेकिंग क्या होगा, टाइम ऑफ टेकिंग देखिए इमीडिएटली, अब ये थोड़ा समझिएगा टेकिंग का मतलब क्या है। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, पोल का मतलब कंडक्ट करना, पोल कंडक्ट करने की मतलब इमीडिएटली फॉर इलेक्शंस ऑफ द चेयरमैन एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। देखिए मिसाल ले लें, पोल डिमांड हो गया किस चीज़ पे, ये मीटिंग में जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, भाई चेयरमैन ऑफ द बोर्ड नहीं आया या उसको देर हो चुकी है, डायरेक्टर कोई विलिंग नहीं है, अब मेंबर्स पे बात आ चुकी है, मेंबर में से कौन होगा जो कि इसका आज की मीटिंग को चेयर करेगा। शो ऑफ हैंड्स पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, शो ऑफ हैंड्स नहीं करेंगे हम, इस पे भी पोल करेंगे। किस चीज़ पे, कि जी हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, इस पे क्या हो रहा है, पोल हो रहा है। तो लॉ कहते हैं फौरी करना, इस पर डिले नहीं करना, क्योंकि मीटिंग कंटिन्यू करनी है तो पहले इस पर पोलिंग शुरू हो जाएगी। चलें भाई पोलिंग शुरू हो गई, भाई ये पर्दा लगा दो, पर्दा है, ये जी पेपर है हमारे पास, चलें जी फौरी से हम इसकी, वो कंपनी ने अरेंजमेंट पहले की होती है चूँकि इमीडिएट करना है। या फिर एक रिक्वायरमेंट थी, डिसीजन किस पे लेना है, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। किसी ने उठ के कहा यार भाईजान आज मीटिंग नहीं करो, या अच्छा जी आज मीटिंग को अधूरा छोड़ दो यार, दोबारा मीटिंग कंडक्ट करना, आज आप मीटिंग करने के बजाय ये कर लो वो कर लो, तो हमें अभी टाइम चाहिए। कोई भी वजह देके वो मीटिंग को एडजर्न, एंड नहीं, एंड का मतलब है नई मीटिंग होगी। सपोज करें आज मीटिंग कौन सी है, ये देखिए 27th एनुअल जनरल मीटिंग लिखा है इसमें प्रॉक्सी के फॉर्म में, 27th इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो 27th AGM एंड हो जाएगी, तो उसके बाद आपको AGM मिलेगी अगले साल 28th। AGM ये नहीं कहलाएगी। बीच में अगर जब भी आप एनुअल मीटिंग को छोड़ के बाकी मीटिंग कॉल करोगे वो EGM होगी। तो आप नहीं चाहते कि 27th मीटिंग में ये फैसला ना हो, हम चाहते 27th में ही फैसला हो, तो एडजर्न करना चाहते हैं। तो अब डिसीजन किस पे लेना है, मेंबर्स ने, एडजर्न करें कि ना करें। और इस पे पोल की रिक्वायरमेंट, शो ऑफ हैंड्स नहीं, पोल। चलो भाई, इसका मतलब दो ऐसे जजमेंट डिसीशंस होंगे जिस पे फौरी पोल कॉल करना पड़ेगा, फौरी। और वो क्या, कौन से हैं, चेयरमैन की इलेक्शन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर्स है। और बाकी मैटर्स पे पोल कॉल आ जाए, ये नाम चेंज करने पे आ गया, तो कहते नहीं फिर अरेंजमेंट कर लो, प्रॉपर अरेंजमेंट, ये कोई फैसले ऐसे नहीं है, इस पे पेपर वर्क भी ज़रूरत होगा, तो फिर विदिन 14 डेज, विदिन 14 डेज। अब सपोज करें कि डायरेक्टर के इलेक्शन पे पोल कॉल हो जाए, तो फिर तो कहेंगे अच्छा अब ये पोल हम फौरी नहीं कर सकते,
हमें इनके लिए पेपर बनाने पड़ेंगे। हमें तो ये लगा कि हम शो ऑफ हैंड से ही काम करेंगे, मगर चूँकि पोल कॉल हो चुका है, देयरफॉर हम इस मीटिंग को एडजर्न करते हैं और 14 डेज़ के बाद आके तब तक हम तैयारी कर लेंगे, फिर हम इस मीटिंग को रिज्यूम करेंगे और पोल को कंडक्ट करेंगे। समझ आई बेटा? ओके, अब पोल स्क्रूटनाइज्ड बाय चेयरमैन, नॉमिनी ऑफ द चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव। ये पोल का मतलब क्या है, स्क्रूटनाइज बाय का मतलब क्या है? भाई देखें, जो वोट पड़े कोई तो गिनेगा ना, कोई तो गिनेगा ना, तो इसमें दो किस्म के लोग आएंगे। या तो चेयर खुद होगा, चेयरमैन खुद आके नीचे बैठ जाएगा भाई डब्बा खोल के, या उसका नॉमिनी वो एक डायरेक्टर को कहेगा अच्छा यार सलमान तू जा बेटा ये काउंट कर, तो उसकी तरफ से एक बंदा जाएगा। और दूसरा मेंबर्स की तरफ से भी होगा, क्योंकि ये डायरेक्टर है ना, जो नॉन डायरेक्टर और भी तो बहुत सारे मेंबर होंगे, तो दो लोग होंगे, चेयर खुद या उसका नॉमिनी, और दूसरी तरफ मेंबर की तरफ से होगा। ही शैल हैव द पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच पोल शैल बी टेकन। पोल किस तरह होगा कि यार एक एक बंदा आएगा, वेरिफिकेशन कराएगा, वो सारा तरीका जो होगा ना वो चेयरमैन की कंट्रोल में होगा। रिजल्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं शो ऑफ हैंड्स और पोल का फ़र्क समझ आ गया आपको? और पोल के हवाले से कौन सी बातें रेलिवेंट थी, क्लियर हो गई सारी? इजी है बेटा, आगे बढ़े। हाँ, गया हमारा प्रॉक्सी। देखिए, प्रॉक्सी के हवाले से ये जो प्रॉक्सी फॉर्म भी मैंने आपको दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा इन पर्सन खुद नहीं जाना चाहता और बाय वीडियो लिंक भी अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, उसको वोट भी करना है। तो इसके ना चंद तरीके होते हैं कि उसका एब्सेंस है मगर फिर भी वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाया और वोटिंग कर पाया। इसका एक तरीका है बैलेटिंग कोरियर के ज़रिए हो, कोरियर बैलेट। लेट मी सी, कोरियर का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो जिस चीज़ पे मीटिंग हो रही थी, आपके पास वो एजेंडा आ गया और एक आपके पास बैलेट या वोट आ गया। वोट जो अगर आप कास्ट करना चाहते हैं तो उसके पास आपका उसका फॉर्म आ गया, आपने उसको फिल किया। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये इसमें एक डॉक्यूमेंट है और लिखा है, उसका टाइटल है बैलेट पेपर फॉर वोटिंग थ्रू पोस्ट। ठीक है, बैलेट पेपर फॉर वोटिंग थ्रू पोस्ट। अब इसमें आप अपना नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी आप इसके ज़रिए वोट देंगे ना वो भी काउंट होगा। थ्रू पोस्ट भी वोट काउंट होगा आपका। आपने प्रॉक्सी नहीं भेजा, बंदे को नहीं अपॉइंट किया, आपने बाय बैलेट, चूँकि वो फैसला मांग रहे थे, आप उस दिन मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे, आपने क्या किया, आपने कहा जी मैं थ्रू पोस्ट अपना वोट कास्ट करूँगा। आपने किया और कंपनी के एड्रेस पे भेज दिया। जिस दिन इलेक्शन होगा बाय पोस्ट आने वाले वोट भी गिने जाएंगे। दिस इज़ वन वे जिसमें आप अपने वोट को काउंट करा सकते हैं। मगर इसमें ना सिर्फ वोट ही जाता है, आपकी बात नहीं जाती। आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे बात भी की जाए, सवाल भी रेज किए जाएं और वोट भी दिया जाए। ऐसे केस में किसी मेंबर को जो वैसे ही उसकी मीटिंग के लिए जा रहा था, आपने ये पावर दे दी। ठीक है, और ये अब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है आई वी, अगर जॉइंट ओनर होंगे तो वी लिखेंगे, ऑफ किसी कंपनी के हैं अगर, बीइंग मेंबर्स ऑफ बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड एंड होल्डर ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स हियर बाय अपॉइंट डैश और फेलिंग हिम और हर डैश who is या are also the members of the Baiko Petroleum Limited is my या our proxy in my or our absence to attend and vote on my or our behalf at the 27th AGM of the company to be held on Wednesday 27th October 2021 in case of adjournment at any other reconvened meeting। तो देखिए इसमें ना एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है बुनियादी रिक्वायरमेंट, कि प्रॉक्सी हम किसी मेंबर को ही दे रहे होते हैं।
ठीक है, 2 नाम देते हैं और हम लिखते हैं जी पहला बंदा, अगर वो नहीं आया दूसरा बंदा, मगर इंस्ट्रूमेंट एक होगा। इंस्ट्रूमेंट 2 आ गए ना तो सब कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो पहली बात जो टू बी अंडरस्टूड है कि अगर हम बाय बैलेट जो है थ्रू पोस्ट भी भेज सकते थे, मगर उस केस में तो सिर्फ वोट काउंट होगा। अटेंड करना, अटेंड इन वोट, अटेंड का मतलब क्या होता है? बात करेगा। आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, उसको बोल देंगे ये बातें बोलना मेरी तरफ से। तो ऐसे केस में ये देखिए, मेंबर कौन सा? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ओके, यस और नो। अब ये जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। अगर कंपनी कौन सी है? हैविंग शेयर कैपिटल, यस एंड नो। यस की सूरत में प्रॉक्सी आ सकता है, नो की सूरत में प्रॉक्सी नहीं आ सकता। विच मीन्स कि कंपनी अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो उस केस में प्रॉक्सी नहीं हो सकता। प्रॉक्सी सिर्फ कब हो सकता है? जब कंपनी शेयर कैपिटल के साथ हो। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? पहला सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिर्फ मेंबर बनेगा। दूसरा कौन सा? कंपनी विथ शेयर कैपिटल वाला। दूसरा क्या? तीसरा पॉइंट क्या था? विदाउट शेयर कैपिटल में प्रॉक्सी नहीं होता। ओके, अच्छा, वाई अपॉइंटेड, व्हेन अपॉइंटेड, हाउ अपॉइंटेड। प्रॉक्सी के बारे में, वाई अपॉइंटेड टू अटेंड द जनरल मीटिंग एज वेल एज मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स, टू वोट एट दोज मीटिंग्स, टू अटेंड इन वोट, ठीक है। व्हेन अपॉइंटेड, नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ द मीटिंग। कितने हैं? 48 आवर्स बिफोर। एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी इन द आर्टिकल इज वाइड। अगर नॉट लेटर देन का कोई प्रोविजन मौजूद हो कि नहीं वो तो प्रॉक्सी 15 मिनट पहले भी एक्सेप्ट करेंगे और वो लिखा होगा आर्टिकल में, तो वो वाइड है, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ मेनी? ओनली 1 फॉर ईच मीटिंग, 1। इसमें भी 1 ही था, नाम 2 थे मगर 1 होगा। पहला नहीं आया तो दूसरा, वरना पहला। इफ मोर देन 1 प्रॉक्सी अपॉइंटेड and more than 1 instrument of proxy deposited, all such instruments invalid। यही बात मैं बता रहा था। इसमें हमने क्या लिखा है? हम इसमें अगर लिख देना कि A और B दोनों एट द सेम टाइम मेरे प्रॉक्सी हैं, इनवैलिड हो जाएगा। हम दोनों को ये नहीं कह रहे, ये कंपनी का खुद का बनाया हुआ है, ये कोई मेंबर का नहीं बनाया हुआ। क्या लिखा है कि we being member of the BICO Pakistan and holder of such number of shares hereby appoint dash और failing him or her dash। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं एक ही अपॉइंट कर रहे हैं, मगर चूंकि वो हो सकता है ना आ सके तो दूसरा, दोनों ही अपॉइंट कर रहे हैं। मगर अगर हम लिखते हैं ना A एंड B तो इनवैलिड। या सपोज करें कि पहला हमने फॉर्म भेज दिया था, फिर हमने क्या किया, एक और भी प्रॉक्सी भेज दिया, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमने जमा कर दिए। पहले में सलमान था और दूसरे का नाम अली था। दूसरे में हमने सलमान को हटा के करीम डाल दिया, तो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, कोई भी प्रॉक्सी आपका नहीं आ सकेगा। ठीक है, ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। अदर देन मेंबर का केस आ रहा है बेटा, हमजा आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं राइट्स क्या होते हैं प्रॉक्सी के। राइट्स मेंबर और प्रॉक्सी के क्या होंगे? ऑल राइट्स जो स्पीकिंग एंड वोटिंग के मेंबर को हासिल है ना, वो प्रॉक्सी को भी हासिल है। इससे क्या क्या इंटाइटलमेंट मिलेगी? डिमांड अ पोल, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, जरूरी नहीं वोट देना, वो एब्सटेन करना चाहता है। नॉट टू एक्सरसाइज फुल राइट्स, 80,000 वोट्स थे, उसने सिर्फ 8 वोट देके चुप करके बैठ गया। टू इंस्पेक्ट ऑल प्रॉक्सी लॉन्च विद द कंपनी ड्यूरिंग दी बिजनेस। एक बंदा कहता है भाई मुझे फलाने ने प्रॉक्सी कहा हुआ है, भाई आपका फॉर्म का है? हाँ इसका फॉर्म है हमारे पास। भाई दिखाओ तो सही ना, इसका फॉर्म तो दिखाओ, हम भी तो देखें। तो वो डिमांड कर सकता है, दूसरों के प्रॉक्सी के फॉर्म चेक कर सकता है। ठीक है, ये उसके राइट्स हैं सारे। हाउ अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट करेंगे? ये आपके सामने, नोटिस ऑफ अ मीटिंग जब भी दिया जाता है तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट है प्रॉक्सी का ये A4 साइज पे प्रिंटेड हो, इस तरह फैंसी प्रिंटिंग हो, कोई भी हो सकती है, ये साथ में दिया जाता है, नोटिस के साथ दिया जाता है। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग क्या है? सेट आउट
मेंबर्स राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। ये दाऊद हरक्यूलिस का था, इसके अंदर डिटेल्स गिवन है। हालांकि एक एजेंडा है, 4 सफ़े हो गए इसके एजेंडा आइटम में, 1 2 3 2 लाइनें भी नहीं हैं, मगर इसमें फिर नोट्स में क्या लिखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी फॉर EOGM, वो किसे किसे हासिल होगी, वो इसने इसके लिए पॉइंट्स लिखे हैं। और क्या लिखा है, और लिखा है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, E-वोटिंग, प्रोसीजर थ्रू पोस्टल बैलेट, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, वो इसमें इन्होंने प्रिंट कर दी है। फिर रिजॉल्व, रेजोल्यूशन की लैंग्वेज दे दी है, फर्दर रिजॉल्व, ठीक है, बैलेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ द बैलेट, ये चूँकि न्यूज़पेपर में प्रिंटेड था इस वजह से इसमें उन्होंने ये बात नहीं लिखी, मगर एक चीज़ लाजमन होती है, और वो क्या है, प्रॉक्सी का तरीक़ेकार। देखें, एक तो ये EGM है, तो मेंबर को राइट हासिल होता है, तो उसमें एजुकेट किया जाता है मेंबर को। क्या एजुकेट करते हैं, इसी तरीके से एक नोट लिखा जाता है, जो मुझे इसमें, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है, बट अपेरेंटली नज़र नहीं आया, मगर ये रिक्वायरमेंट है कि मीटिंग के नोटिस में मेंबर को राइट हासिल है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और वो प्रॉक्सी को राइट होगा कि उसके बिहाफ पे अटेंड, स्पीक और वोट कर सकता है, और उसका फॉर्म अकम्पनीड होता है उस नोटिस के साथ, ताकि लोग एजुकेट हों एज मेंबर कि किसी और को भी वो भेज सकते हैं। और उसका इंस्ट्रूमेंट जो उसके साथ फॉर्म जमा होगा, राइटिंग में होगा, साइंड बाय अपॉइंटर, या उसका अगर वो मुल्क से बाहर है तो उसका कोई लीगल अटॉर्नी, अंडर कंपनी सील फॉर बॉडी कॉरपोरेट, अगर वो कंपनी भेज रही है तो उसको स्टैंप भी लगाएगी, कंपनी सील भी लगाएगी, और साइंड बाय दी लीगल ऑफिसर, जो भी उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो उसको साइन करेगा कंपनी की सूरत में। वेदर सेट इन द फॉर्म प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 39 टेबल A, तो यस। अच्छा, अब इसका ना एक फॉर्म भी है, ये जो तरीका है ना, नॉर्मली आप देखते हो ये फॉर्म ये रेगुलेशन 39 का फॉर्म कहलाता है, जिसके अंदर नॉर्मली ये चीज़ें लिखी होती हैं। कंपनी ने लेट सपोज कि अगर ये जो प्रॉक्सी था, उस प्रॉक्सी में कहा कि जी फलाने बंदे का प्रॉक्सी ना हो सके, हम अपनी तरफ से कंडीशन ज़ायद बढ़ा देते हैं, कोई कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं, ड्रेस कोड डाल दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये सूट नहीं पहनता, वो टाई नहीं पहनता, तो टाई और सूट की वजह से ना ये आएगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा जी ये जो मीटिंग होगी सिर्फ वही मेंबर अटेंड कर पाएंगे, या उनके प्रॉक्सी, बशर्ते कि वो अपना टाई के साथ जो है वो डार्क कलर के सूट पहन के आए। तो ये चीज़ तो कहीं नहीं लिखी रेगुलेशन में, जो इसका ड्राफ्ट है उसमें नहीं लिखा ना। तो ऐसे केस में कोई एडिशनल अगर कंडीशन डाल दी गई है तो वो कंडीशनल जो होगी वो नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। बस रिक्वायरमेंट मीट हो तो इस फॉर्म को, जो कि रेगुलेशन में गिवन है 39 में, इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा on the grounds that it fails to comply with any special requirement specified in the instrument appointing। अब कंपनी ने अपना एक स्पेशल जो है ना वो ड्राफ्ट बनाया, उस बंदे ने स्पेशल नहीं उठाया, उसने कंपनीज एक्ट में से एक फॉर्मेट था वो निकाला, फर्स्ट शेड्यूल रेगुलेशन 39 में मौजूद था, उसको फिल किया और भिजवा दिया। वह नहीं आपका तो हम प्रॉक्सी नहीं मानते, क्यों, क्योंकि इसमें तो ये लिखा था रिक्वायरमेंट। तो लोग कहते नहीं, जो प्रॉक्सी आया ना, अगर वो अपने ही किसी सफ़े पे लिख के भेज दे, अपने किसी टाइप किए हुए पेज पे ही दे दे, बशर्ते कि वो रिक्वायरमेंट मीट करता है, कौन सी, जो रेगुलेशन 39 में, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। और कंपनी की तरफ से अगर कोई ज़ायद एडिशंस रखी गई हैं तो वो मानना उस पर ज़रूरी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? बस अभी कंप्लीट होने को है, थोड़ी सी चीज़ें होंगी बस। आई होप कि आपको अच्छा खासा आज कवरेज मिल गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी कॉरपोरेट मीटिंग कैसे होती है? बॉडी कॉरपोरेट जो है वो किसी भी कंपनी की मेंबर बन सकती है, यस। क्रेडिटर हो सकती है, यस। तो फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी?
बाय रेजोल्यूशन ऑफ इस बोर्ड और गवर्निंग बॉडी। पहले एक बात तो ये है कि वो जो बोर्ड होगा ना उस कंपनी का, उस बॉडी कॉर्पोरेट का, वो रेजोल्यूशन पास करेगा। एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग ऑफ द अदर कंपनी, एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज इज रिप्रेजेंटेटिव एट मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। अब वो डिपेंड करता है किस रोल में। एज क्रेडिटर, जैसे बैंक है तो बैंक भी कंपनी है, और एज क्रेडिटर है वो, और उसने नॉमिनेट किया हुआ है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर आ सकता है उस कैपेसिटी में, और एज अ मेंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें नई बात क्या पढ़ी हमने कि रिप्रेजेंटेटिव जब भेजेंगे तो बोर्ड को ये सीईओ की नहीं, बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। द इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन। सेम पावर्स का मतलब क्या हुआ कि वो सेम वोटिंग भी कर सकेगा, डिस्कशन भी कर सकेगा, अटेंड भी कर सकेगा। ठीक है, उस पर कोई भी किस्म की पाबंदी, वो ये नहीं होगा कि जी नहीं कंपनी से पूछ के आओ, ये कंपनी हमें, कंपनी के बोर्ड की तरफ से हमें ख़त मिलेगा तो हम बात मानेंगे, नहीं, वो कहेगा कंपनी के बोर्ड ने ही मुझे अथराइज़ किया है, तो वो उसकी पूरी बात मुकम्मल सुनी जाएगी। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट की पावर क्या है? गवर्नमेंट की पावर, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव द पावर टू अपॉइंट इंडिविजुअल एज रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि इनके भी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट है इंडिविजुअल का। कैसे? एज अ मेंबर, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। शेल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज, यानी कि अगर, और राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी शेल हैव द, ये पॉइंट जो पूछा था किसी ने नॉन मेंबर के लिए प्रॉक्सी का, वो बेटा आ गया है। देखिए, अगर तो शेल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट्स एंड पावर्स। जब हम कहते हैं ना कि जी वो इंडिविजुअल जिसको नॉमिनेट किया गया है एज अ मेंबर, और जाके वो पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर उससे सेम राइट्स हासिल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग राइट ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, राइट ऑफ प्रॉक्सी। मगर प्रॉक्सी के लिए अनलेस के आर्टिकल्स इजाज़त दें, अनलेस आर्टिकल इजाज़त दें, सिर्फ मेंबर्स होना ज़रूरी है। अगर आर्टिकल इजाज़त देते हैं नॉन मेंबर को, तभी प्रॉक्सी नॉन मेंबर बन सकता है। क्लियर है बेटा? कोरम पे पहले ही क्लैरिटी से बात हो चुकी है, मगर लेट्स गो थ्रू इट। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 10 members present personally or through video link। ठीक है, representing at least 25% वोटिंग पावर। और सेकंड है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आर्टिकल्स में इसके लिए होगा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, 2 members present personally or through video link representing at least 25% of the voting power on or proxy, except when larger number is provided in articles, present within half an hour of the appointed time। तो yes meeting is conducted, no तो meeting is not conducted। इसका मतलब क्या है? इन अदर केसेस, अब ये देखें, इफ कॉल्ड ऑन रिक्विजिशनिस्ट, वो ये था ना मीटिंग क्यों कॉल की गई थी, रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग कॉल कर रहे हैं बट आ ही नहीं रहे, तो उस केस में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मगर बाकी केस में वो मीटिंग जो होगी ना, वो नेक्स्ट वीक पे चली जाएगी, सेम डे पे। और अगेन अगर उसका कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो कोरम शैल बी द पर्सन प्रेजेंट इफ़ नॉट लेस देन 2 आर ट्रीटेड एज कोरम। अब ये थोड़ी सी इसकी वजाहत करूँगा, क्योंकि इसकी मीटिंग कौन कौन सी हैं ये ज़रा आप गौर से देखें। देखें, जनरल मीटिंग की बात हो रही है, तो जनरल मीटिंग का मतलब क्या हो गया? एजीएम भी हो गया और ईजीएम भी हो गया। इसमें कोरम की रिक्वायरमेंट क्या होती है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की सूरत में 10 members प्रेजेंट पर्सनली आर थ्रू, कम से कम भी एटलीस्ट 25% जो वोटिंग पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, 25% वोटिंग पावर को जो रिप्रेजेंट करेंगे, उनको एज अ कोरम जनरल मीटिंग में कहा गया। प्लीज़ रिमेंबर, ये जनरल मीटिंग है, इसके अंदर नंबर बहुत बड़ी होगी, राइट? इसकी इसीलिए आप ज़रा डायरेक्टर के कोरम से इसको लिंक नहीं कीजिएगा। ये कोरम किसका है? ये जनरल मीटिंग का कोरम है। डायरेक्टर के कोरम को हम पहले ही कवर कर चुके हैं डायरेक्टर की मीटिंग के लिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो ये डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं है कि 7 से कैसे नंबर बढ़ गया। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो 10 इसलिए कि जनरल मेंबर्स हैं, इसकी नंबर तो कितनी भी हो सकती है। और लिखा है, और यानी इन टर्म्स ऑफ पर्सन 10, और यानी 10 के साथ साथ क्या होगा? प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, मगर उनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए।
ठीक है। और लिस्टेड का ये जो अदर देन लिस्टेड है, ये था लिस्टेड कंपनी, ये अदर देन लिस्टेड की सूरत में कितना है, 2 मेंबर, और प्रेजेंट हो और 25% वोटिंग। इसका मतलब है कि मीटिंग, जनरल मीटिंग के कोरम के लिए 25% की जो है वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, लिस्टेड में 10 और अनलिस्टेड में 2, राइट। तो 10 और 2, लिस्टेड के लिए 10, अनलिस्टेड के लिए 2, और साथ में उस 10 और 2, कम से कम 10 और 2, इससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है, 25% की वोटिंग पावर्स के पास होनी चाहिए। विदाउट शेयर कैपिटल की सूरत में तो आर्टिकल में लिखा होगा, क्योंकि उसमें नंबर बताई जाएगी कि कितनी नंबर हो, वो आर्टिकल फिक्स करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपकी मीटिंग कंटिन्यू करेगी ये। अब अलबत्ता इसका प्रेजेंट होना भी विद इन जो टाइम रिक्वायर्ड था उसके हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में होना चाहिए। जैसे हमने कहा था 9, तो 9:30 तक ये लोग आ गए, मीटिंग कंडक्ट होगी। नहीं आए तो अब डिपेंड करता है कि मीटिंग किसने कॉल की थी। डायरेक्टर ने कॉल की थी तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, मगर अगर रिक्विजिशंस ने कॉल की थी तो मीटिंग एंड हो जाएगी, अब दोबारा नहीं होगी। एडजर्न कितने पे होगी, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पे। और अगर उस वक्त भी ऐसे ही हुआ कि वो रिक्वायर्ड कोरम नहीं आया, तो कहते हैं जो भी प्रेजेंट था उसको कोरम मानो और मीटिंग कंडक्ट करो। क्यों भाई, क्योंकि एजीएम है यार, एजीएम तो होनी है ना। अगर एजीएम नहीं होगी तो कंपनी का काम कैसे चलेगा। इसका मतलब है कि कोरम इसका जो, इफ द मेंबर प्रेजेंट इफ नॉट लेस देन 2 आर ट्रीटेड एज कोरम एक्सेप्ट व्हेन द आर्टिकल, तो कोरम शैल बी द मेंबर्स प्रेजेंट, ठीक है। इफ नॉट लेस देन 2 आर ट्रीटेड एज कोरम, तो इसका मतलब कम से कम भी इस केस में 2 लोग अगर आ गए, कहानी ख़त्म। अब वो वोटिंग की बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है 25% वाली। व्हेन द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, अगर अदरवाइज लिखा होगा कि जी 2 से भी कम हो तो फिर ठीक है, या उसमें लिखा था नहीं 2 नहीं। अब देखिए वो रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10 नहीं आए, ठीक है, 25% नहीं है, मगर फिर भी कहता है जाने दो, 2 तो है ना, कंटिन्यू करो। क्लियर हो गई बात बेटा। अच्छा, अब इनवैलिड लास्ट पॉइंट है आज के लिए। कोर्ट डिक्लेयरिंग अ जनरल मीटिंग इनवैलिड। अगर पिटिशन फाइल हो गया कोर्ट में कितने दिन में, विद इन 30 डेज, और पिटिशन फाइल करने वाले लोगों के पास 10% से अबव शेयर होल्डिंग है, तो ऐसे केस में कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है किसे, मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग्स को या पार्ट को, डायरेक्टली होल्डिंग ऑफ फ्रेश इलेक्शंस वो कर सकते हैं। इनवैलिड करार देने की क्या वजह है, कोई इरेगुलरिटी थी, क्योंकि उन्होंने जब गए तो क्यों गए, मतलब कुछ तो उन्होंने भी बेस बनाया होगा ना। तो इरेगुलरिटी क्या थी, एक मटीरियल डिफेक्ट या ओमिशन था। मटीरियल डिफेक्ट या ओमिशन किस में था, नोटिस में। नोटिस की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही थी, इरेगुलरिटी हो गई प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। मगर ये दोनों चीज़ें कोर्ट देखेगी कि क्या सफिशेंट हैं, उसके राइट्स वाकई इससे अफेक्ट हो रहे हैं। उस केस में वो मीटिंग की इंटायर प्रोसीडिंग्स को या किसी हिस्से को इनवैलिड करार दे सकती हैं, या फ्रेश, अगर उस मीटिंग में इलेक्शंस हुए थे तो वो फ्रेश इलेक्शंस की डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है। विच प्रिवेंट मेंबर फ्रॉम यूजिंग देयर राइट। तो ऐसी इरेगुलरिटी, ऐसा ओमिशन जिसकी वजह से वो अपना राइट सही से एक्सरसाइज नहीं कर सके, तो कोर्ट जो होगी ऐसे केस में इनवैलिड करार दे सकती है मीटिंग को या पार्ट देयर ऑफ, और फ्रेश इलेक्शंस को कॉल करने का डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब रेजोल्यूशंस और रिकॉर्ड का वैसे लास्ट टॉपिक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो मैं आज ही करा दूँगा, मगर थोड़ा सा चूँकि ऑब्वियसली मेरी सिचुएशन थोड़ी सी गले की ऐसी है कि मैं यहाँ एंड करना चाहता हूँ। छोटे से पॉइंट्स हैं ये, वैसे भी आपके ना अगली क्लास में चूँकि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए अगली क्लास जो होगी उसमें हम पहले कोई तकरीबन 20-25 मिनट्स में इसको बैलेंस को कवर कर लेंगे, ये जो बाकी रह जाते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मेनली प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो होप कि बेटा अब आपके लिए मीटिंग्स के ये चार्ट्स जो होंगे ना यूज़फुल हो गए होंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह
आज ही ये जो चार्ट्स हैं शेयर कर दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सको अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी ये मैंने कुछ प्रॉक्सी और कुछ फॉर्म्स शेयर करा दिए हैं आपसे, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। इसकी ज़रूरी नहीं है पेपर के लिए कि आपको ये सारा कुछ आता हो या पता हो, ठीक है। चले भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शीट शेयर हो जाएगी बेटा, लाजमन शेयर हो जाएगी आज, ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेशन में हम मीटिंग के सवालात को सॉल्व करेंगे और फिर इंशाल्लाह फिर जल्द ही एक क्विज़ भी हम इस पर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।